अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। बहुत सी खबरें आगाज करेंगे, एक नई तहरीक जन्म लेने जा रही है पाकिस्तान में, क्या कहेंगे इस पे? ये तो होना ही है, क्योंकि इस वक्त मुकाबला सख्त शुरू हो गया है। और खास तौर पे जब हम बता रहे थे कि आखिरी 3 महीने जो हैं वो बहुत ही क्रूशल होंगे, और वो 3 महीने फिर आखिरी क्रूशल हुए, और अभी तक ये सिलसिला जारी है। अभी 27वीं गैरानी तरमीम आई, और उसमें उजरत इतनी थी कि उन तरामीम में फिर तरामीम करना पड़ी। और इसमें मजीद ये किया गया कि 2 लोटे लिए गए थे, लेकिन उनमें से एक मुस्ताफी हो गए, और फिर उन मुस्ताफी होने वाले सेनेटर को दोबारा आज बुलाया गया, आज दोबारा उनसे वोट लिया गया। तो ये जो सारी उजरतें हैं और ये जो बौखलाहटें हैं, इस बात का अंदाजा है कि बहुत ज्यादा परेशानी पाई जाती है, खास तौर पे इक़्तिदार के ईवानों में। और वो तमाम के तमाम जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, आइन को जिस तरीके से बेदरेग मसला जा रहा है, मस्मार किया जा रहा है, इदारों को मस्मार किया जा रहा है, उससे काफी बेचैनी पाई जाती है। तो ये सारी इक़दाम जो हैं वो आज खुद ये बता रहे हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है खासतौर पे वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और उससे अंदाजा है कि वो उसकी बुनियादें गलत हैं। इसलिए ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं, और खास तौर पे 28 नवंबर की जो डेडलाइन थी वो आ गई है सर पर। और हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि 28 नवंबर के अगला जो सफर शुरू करना है उसके लिए बहुत सारी आईनी कानूनी पेचीदगियां थी, और एक्सटेंशन के बाद तसलसल का नाम दिया गया, तसलसल के बाद अब उसको सिनर्जी का नाम दिया गया, लेकिन मसाइल वहीं के वहीं हैं। इसलिए फिर जो अपोजिशन है, अपोजिशन में ज्यादा मजीद उसमें इजाफा हो रहा है, अपोजिशन की कुव्वत में। और ख़ास तौर पे हम कल का अगर कौमी जरगा देखें खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसमें सोहेल अफरीदी साहब को ये चैलेंज कर रहे थे, वो आ गए। और कल जो कौमी जरगा हुआ है उसमें खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने उन तमाम जमातों को वहाँ पे जमा कर लिया, और उस मौक़िफ़ की नफ़ी करवा दी जो कि फील्ड मार्शल चाहते हैं, और जो DGISPR पेशावर में कह कर आए थे। उस सारे मौक़िफ़ की जो अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसी है, और जो खैबर पख्तूनख्वा में फौजी ऑपरेशन से मुतालिक पॉलिसी है, तमाम सियासी जमातों ने वहां बैठकर उसकी नफी कर दी। उसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी, मोहसिन दावड़, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब, सब के सब वहां पे जमा थे, तमाम के तमाम एल्डर्स। तो वो अज खुद एक इशारा है कि अब जो पॉलिसी ये बनाना चाह रहे हैं मुस्तकबिल में, जो 28 नवंबर के बाद अगली इनिंग्स शुरू करना चाहते हैं, उसमें ये हर्डल्स आ रही हैं। तो इसलिए ऑपोजिशन जो है वो उसकी पोजीशन बेहतर हुई है, और मजीद आने वाले दिनों में उसकी पोजीशन बेहतर होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये गैरानी तरामीम मंजूर करवाई गई, और फिर उन तरामीम में सिर्फ चंद घंटे के अंदर अंदर उसमें मजीद 8 तरामीम करना पड़ी इनको। तो ये सारे का सारा परेशानी के आलम है इक़्तिदार के ईवानों में, जिसकी वजह से जिसका फायदा यकीनन पहुंच रहा है अपोजिशन को। सर, लेकिन एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी जानिब एक बड़ी यानी इंटरनेशनल पेपर्स जितने भी लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम अब मिलिट्री डिक्टेटरशिप की जानिब चली गई है। यानी मुल्क पर तो ताकत को दबाव बख्शा जा रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इसको आप जानते हैं बेहतर तरीके से किस तरह देख रहा है? नेशनल मीडिया तो मुकम्मल तौर पर मुश्ताक की दस्तरस में है, और जमाना बहुत मुश्ताक है, और उसकी नजरें इस वक्त हमारे मीडिया पर हैं। और वो तो एक आप यूं समझें कि पूरा पाकिस्तान का जो मीडिया है उसे 2 स्टार एक शख्स है वो कंट्रोल कर रहा है, और पाकिस्तान का जो मीडिया उसकी इससे ज्यादा हैसियत नहीं है। आप कुछ बोल नहीं सकते, कुछ लिख नहीं सकते। हर रोज एक नई मीडिया एडवाइस आती है, और उस मीडिया एडवाइस के मुताबिक हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो रेगुलेट होते हैं, जितने भी टीवी प्रोग्राम्स हैं। तो जो नहीं तो उसको ऑफ एयर कर दिया जाता है, या फिर उसके मालिक को खबरदार कर दिया जाता है। इसलिए अगर आपने पाकिस्तान के अवाम का रद्द-ए-अमल देखना है तो वो देखें सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, वो वहां पे नजर आता है।
اور باقی انٹرنیشنل میڈیا اٹھا لیں, وہ بہت اچھی طریقے سے یہ باتیں بیان کر رہا ہے, اور وہاں پہ یہ سارا رد عمل سامنے آ رہا ہے, کیونکہ پاکستان میں دراصل ماشاء اللہ کی کوئی گنجائش ہے نہیں, ماشاء اللہ لگ نہیں سکتا, ماشاء اللہ یہ لگانا چاہتے ہیں لیکن اس کو پذیرائی نہیں ملے گی, نہ پاکستان کے اندر نہ پاکستان کے باہر. اس لیے یہ سارے کا سارا ایک جعلی نظام کھڑا کیا گیا ہے 8 فروری 2024 کے الیکشن کے نتائج کو تبدیل کر کے, جعلی فارم 47 تقسیم کر کے. تو دنیا کو تو اس سارے معاملے کا علم ہے, اور خاص طور پہ جو ہمارے کامن ویلتھ انٹرنیشنل آبزرورز آئے تھے, ان کی جو رپورٹ ہے وہ بھی تمام کامن ویلتھ کنٹریز, امریکہ, برطانیہ, یورپی یونین, اقوام متحدہ وہاں پہ موجود ہے. اس لیے ان کی جو لیجیٹیمیسی تو ہے نہیں, یہ انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے, انلیجیٹیمیٹ سیٹ اپ ہے, اور اس کے پیچھے ہمارے کھڑے ہیں جنرل صاحب. اب جنرل صاحب جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پاورز لینا چاہتے ہیں, اور انہوں نے یہ پاورز لے لی ہیں. اور میں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کے جو فوجی سربراہ ہیں ان کو بھی اتنی پاورز نہیں ہیں جتنے اختیارات جناب جنرل صاحب عاصم منیر صاحب نے لے لیے ہیں. تو اس لیے اگر عالمی میڈیا لکھ رہا ہے تو بالکل 100% درست لکھ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک مکمل طور پہ یہ 28 نومبر کے بعد 29 نومبر کے بعد جو مکمل طور پہ گرفت ہوگی جنرل عاصم منیر صاحب کی, اور اس کو وہ رول کریں گے براہ راست, کیونکہ جو اندر سے ان کو جہاں جہاں سے وہ سمجھتے تھے کہ ان کو ریزسٹنس ہے, مزاحمت ہو رہی ہے, اس کو انہوں نے دبانے کی کوشش کی ہے. یہ جو فصیلیں کھڑی کی گئی ہیں 27ویں غیر آئینی ترمیم کے اندر, وہ فصیلیں اپنی حفاظت کے لیے کھڑی کی گئی ہیں, لیکن یہ دیر پا نہیں ہوں گی, کیونکہ یہ غیر اخلاقی بھی ہیں, غیر قانونی بھی ہیں, اور غیر آئینی بھی ہیں. اور دوسرا یہ کہ 75 سال سے قائم جو ادارے ہیں, مضبوط ادارے, خواہ وہ سول ہیں یا عسکری ہیں, وہ سب کو سب اداروں کو انہوں نے اس کی ریسٹرکچرنگ کے نام پہ ان کے تنظیمی ڈھانچے کو مسمار کر رہے ہیں, جو کہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. سر لیکن ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں نیشنل پیپرز, میں نے بھی سوال یہ کیا, لکھ رہے ہیں, لیکن ٹرمپ کی تو بدستور ایک سپورٹ بھی موجود ہے, کہا جا سکتا ہے یہ بھی. دیکھیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سپورٹ موجود ہے تو اس کا مطلب تو بڑا کلیئر ہے کہ موجودہ جو رجیم ہے, ملٹری رجیم خاص طور پہ, اور ان کے ساتھ ان کے شہباز شریف صاحب ہیں, وہ اس وقت قومی مفادات کو نہیں دیکھ رہے, وہ اس لنچ کو دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے کیا تھا, اور اس لنچ میں جو مینیو تھا اور اس مینیو میں جو 3-4 آئٹم تھے ان کی تکمیل کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پاکستان کے فوجی حکمران کی مسلسل تعریف کرنا یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ پاکستان کے مفادات کو کم اور امریکن مفادات کو زیادہ ٹو کر رہے ہیں, اور زیادہ اس طرف ان کا رجحان زیادہ ہے. اسی لیے وہ جو کچھ بھی طے کر کے آئے, کیونکہ ابھی تک انہوں نے نہیں بتایا کہ انہوں نے کیا طے کیا, اس میٹنگ میں کیا معاملات ہوئے, کسی کو علم نہیں ہے. اس لیے یہ جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں, یہ لنچ کے بعد یہ ساری تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں. اس کے بعد شہباز شریف صاحب گئے, ان کو بھی انہوں نے اس کا تعارف کروایا. پھر وہ وائٹ ہاؤس کی تصاویر جو ہیں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ معاملات ہڈن ایجنڈا کچھ اور ہے. اسی لیے یہ جو قومی جرگہ میں نے کہا ہوا ہے, کیونکہ اگر آپ نے کوئی باہر کے مفادات کا کو فالو کرنا ہے اور اس کی تکمیل کرنی ہے, تو اس کے لیے خیبر پختونخوا کی سرزمین کو استعمال ہونا تھا اور ہونا ہے. اسی لیے کل جو قومی جرگہ ہوا ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے اس معاملے میں, اور پختون لیڈرشپ جو ہے وہ ساری کی ساری متحد ہے کہ اب ہم اپنا خون نہیں بہائیں گے اور اپنی سرزمین کو بیرونی ایجنڈے کی نظر نہیں کریں گے, اور اس کو میدان جنگ نہیں بننے دیں گے. تو اس لیے یہ مختلف, ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ جو انٹرنیشنل امریکن مفادات کیا ہیں. امریکن مفادات
3 पॉइंट हैं जी, वापस उन्हीं को अनफोल्ड कर लेते हैं। नंबर 1 था अब्राहम अकॉर्ड, इसराइल को तस्लीम किया जाना। दूसरा उसका फिर जैली है, गजा में फौज भेजना। तीसरा सी पैक को आपने रोकना है, फुल स्टॉप लगाना है। ये 3 आइटम्स हैं और इन शॉर्ट, और फिर इसके आगे जैली चीजें मौजूद होंगी। और फिर जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ 2 बिल पड़े हैं, कांग्रेस की प्रॉपर्टी है वो, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ने, एक पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है और दूसरा डिफेंस रिलेटेड है, तो इसलिए वो पड़े हैं, उनके हाथों ये ब्लैकमेल हो रही हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे जहन में मौजूद हैं। और जनरल बाजवा ने जो 9 साल पहले जो शुरू किया था, एक कमिटमेंट शुरू की थी, उसका तसलसल, उसकी सिनर्जी हम देख रहे हैं, एक्सटेंशन इस वक्त भी। और वो जो 9 साल पहले जनरल बाजवा ने पहली ब्रीफिंग दी थी मीडिया पर्सन्स को, उसकी तकमील अब हम देख रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब के इन इक़दामात के नतीजे में। तो यही है असल एजेंडा और यही है असल मामला। सर, एजेंडा ये मौजूद है। अमन जिरगा जो हुआ, इस हवाले से आप तबसरा करें। बड़ी खूबसूरत चीज हमने देखी कि जहां पूरे मुल्क में ऑपोजिशन को जेलों में डाला जा रहा है, वहां केपी में ऑपोजिशन को स्टेज पर बिठाया गया और बिठाया भी सुहेल आफरीदी ने, जिस पर भरपूर तनकीद की गई। तो इस चीज को आप किस तरह देखते हैं? मैं वही ये बहुत एक अच्छा इकदाम, जो कहे जाते हैं ना, ये सारे के सारे उस मौकफ की नफी हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। वहां पे वो बैठे हैं और पीटीआई ने एक नेशनल एजेंडा था, नेशनल कॉज थी और पूरे सूबे की सरजमीन का मसला था, और फिर उसके साथ मुल्की सियासत पे भी होने थे, मुल्की सिक्योरिटी पे भी। तो वहां पे उन्होंने इनवाइट किया और सारी की सारी सियासी जमातें गईं। वहां पे पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं, वो गए। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब वो गए, क्योंकि महा एल्डर हैं वो, पाकिस्तान उनकी अपनी जमात है और बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं। और उसके बाद वहां पे अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर लीडरशिप उधर मौजूद थी और मोहसिन दावर जो पख्तून मूवमेंट है वो मौजूद थे। तो मुस्लिम लीग नवाज के को स्टेट सेक्रेटरी के फराइज दिए गए थे, वो स्टेज को, पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो ये मामला वही है कि जब चीजों को, जब घर में आग लगती है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में उसकी लीडरशिप समझती है कि उनके घर में आग लगी हुई है और दोबारा आग भड़काई जा रही है, और उस आग का, उस जंग का ईंधन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बनना है, वहां की पॉलिटिकल क्लास ने बनना है, वहां की ब्यूरोक्रेसी ने, वहां की पुलिस ने, वहां के मीडिया ने बनना है। क्योंकि माजी में हमने देखा कि सबसे ज्यादा पख्तून अवाम ने कुर्बानियां दी हैं, और उन कुर्बानियों को अगर जाकर ये कहा जाए, DGISPR पेशावर में जाके ये खड़े होकर कहें कि ये तो सब दहशतगर्दों के साथी हैं, तो फिर उसका रद्द अमल यही आना होता है। और पेशावर में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बड़े फवायद हुए हैं, वहां के मीडिया को समझने में मौका मिला कि ये जो मिलिट्री लीडरशिप है इस वक्त सोच क्या रही है पख्तून के बारे में, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में, पख्तून अवाम के बारे में, खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत के बारे में मीडिया को क्या समझती है। तो उससे बड़े फवायद हुए हैं। DGISPR वहां गए, उन्होंने जो कुछ भी जहर उगला, उसके नताइज आप देख लें कि सारी की सारी वहां की सियासी क़यादत जमा है इकट्ठी। सर, लेकिन दूसरी जानिब महमूद खान अशीज़ई भी ऐलान कर चुके हैं, और जो उन्होंने नुक्ता उठाया है वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल सफारतकारों को खतूत भी हम लिखेंगे और हम सड़कों पर आएंगे। ये जो इंटरनेशनल सफारतकारों को खतूत है, क्या इससे कोई डर खौफ पैदा होगा? देखिए, इन्फॉर्म करना जरूरी है, और चूंकि ये तो टेकन एज ग्रांटेड ले रहे हैं ना सारे का सारा। एक चीज पहले से मौजूद है, मैंने आपको बताया कि यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट मौजूद है इन इंतखाबात और इन जाली सेटअप के बारे में। अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप वो वहां पे मौजूद है और उनके रिकॉर्ड पे मौजूद है। और कॉमनवेल्थ कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, ये कोई 2-4 मुल्क नहीं है, दौलत मुश्तरका के कोई मेरा ख्याल है 35 से ज़ायद या 40 से ज़ायद ममालिक हैं जिनके पास ये रिपोर्ट है, और ये हर फोरम पे मौजूद है। तो जब ये सारी चीजें मौजूद हैं जिसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन से पहले भी धांधली की गई, इलेक्शन के दिन भी धांधली की गई, इलेक्शन के बाद भी धांधली की गई, नताइज तब्दील किए गए, हारी हुई पार्टी को जितवाया गया,
जीती हुई पार्टी को हरवाया गया। ये सब कुछ लिखा हुआ है, और जब ये सब कुछ लिखा हुआ है तो इसलिए ये इललेजिटिमेट जो गवर्नमेंट है या सेटअप है, ये कैसे मामला तय कर सकता है और ये कैसे आइन को तोड़ सकता है, आइन में तरामीम कर सकता है। ये सारे का सारा प्रोसेस जो है, जब इसकी बेस ही ये पार्लियामेंट जो है, ये जो अरकान पार्लिमान है, ये अरकान पार्लिमान नहीं है, ये जाली फॉर्म 47 दे के ये एलियंस हैं, इनको भेजा गया है कि ये जाली फॉर्म 47 हैं, आप जाके कब्जा कर लें। ये बाकायदा तौर पे ये इन्होंने कब्जा किया हुआ है, इलेजिटिमेट कब्जा है इसका। तो अरकान पार्लिमान ही नहीं है जब, क्योंकि 8 फरवरी 2024 का जो नाजायज सेटअप है, उस सेटअप को ये तहफ्फुज देने के लिए और दवाम देने के लिए तो ये सब कुछ किया जा रहा है। 26वीं तरमीम की गई, फिर 27वीं तरमीम की गई, पहले गैर आईनी बेंच बनाया गया, उससे मसला हल नहीं हुआ, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है ताकि ये चीजें वहीं जाएं, अपने पिक एंड चूज जो नौकरी पेशा लोग हैं, जज भी यही होंगे, मुंसिफ भी यही होंगे और मुकदमे भी यही लेके जाएंगे, मुल्जिम मुंसिफ मुद्दई सब कुछ ये खुद ही होंगे, प्रोसिक्यूटर भी ये खुद होंगे। तो इसलिए ये सारे जो इक़दाम किए जा रहे हैं, ये इसी जाली निज़ाम को अपने ज़ाती इक़्तिदार इख्तियार और ओहदे को दबाम देने के लिए किया जा रहा है। यही है वो असल में अंदर का खौफ, जिसकी वजह से महमूद खान अतैकी साहब लीडर ऑफ अपोजिशन है, अब मुत्तहिदा अपोजिशन जमातें वो सारी मिलके इन्फॉर्म करेंगी और उनको करना चाहिए, क्योंकि ये सिलसिला ये अंदरूनी प्रेशर तो अब ये ले नहीं रहे, बैरूनी प्रेशर आएगा। इनको कम से कम इनको बेलिबास तो करना चाहिए, बेनिकाब तो करना चाहिए। सर, 27वीं तरमीम का आपने जिक्र किया, 2 जजेस के इस्तीफे की खबर चल रही है और साथ ही एक खबर आ रही है कि चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बुला लिया है, फुल कोर्ट इजलास कल बुला लिया है। अभी देखते हैं, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब को उन्होंने बाकायदा तौर पे जो देना था लॉलीपॉप दे दिया, उनके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज भी लगा दिया, पहले सब कुछ वापस ले लिया गया, अब वापस कर दिया गया उनको। और चूंकि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो मुत्तहिदा पाकिस्तान के आखिरी जनरल याहिया खान थे, तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आखिरी चीफ जस्टिस वो याहिया खान है। तो ये जनरल याहिया, उन्होंने फौज को और मुल्क को बर्बाद किया था, ये याहिया खान है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पूरी अदलिया को मस्मार कर दिया है। अब इनको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खत लिख चुके हैं, जस्टिस सरमिल्ला साहब लिख चुके हैं, 150 से जायद पाकिस्तान के जूरिस्ट खत लिख चुके हैं और रिटायर्ड ऑनरेबल जजेस खत लिख चुके हैं। ये सब कुछ लिखा जा चुका है, इनके जमीर को झंझोड़ा जा रहा है। अब ये जो इन्होंने इजलास बुलाया है, अगर तो ये इजलास बुला के इस पे लगाना चाहते हैं ठप्पा और कहना चाहते हैं कि जनाब बिल्कुल ये सब कुछ ठीक हो रहा है, फिर तो ये उससे भी वर्स्ट कंडीशन होगी। और अगर ये वाकतन इस मामले को ओपन कोर्ट में ले जाके फुल कोर्ट बना के उनके सामने ये सारे मामला रखते हैं तो फिर शायद कोई बेहतरी आ जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि याहिया खान अफरीदी साहब कोई ऐसा काम करेंगे या वो कोई इतनी बड़ी हिम्मत करेंगे, क्योंकि वरना तो ये सारे के सारे मसाइल होते ही ना, और उनको तो लाया ही इसलिए गया और वो अंडर कमिटमेंट जो है उन्होंने ये चेंबर लिया है। अदरवाइज तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त होना था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होना था मोहसिन अख्तर कैनी साहब को। 6 ऑनरेबल जजेस ने जब खत लिखा उसके बाद भी, तो ये सारी के सारी जो चीजें हैं, कल तो शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पे बता भी दिया कि याहिया खान अफरीदी साहब जो हैं वो पार्ट एंड पार्सल हैं और उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया है इस सारे मामले में, ये सारी तरामीम लाने में। तो इससे वर्स्ट कंडीशन क्या होगी? हम जस्टिस मुनीर को रोते थे, तो जस्टिस मुनीर तो आज भी जिंदा है और उनकी बदरूहें आज भी मौजूद हैं। सर, आखिरी सवाल जाते जाते, नवाज शरीफ की कल की हाजिरी और जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस थे, 3 मरतबा का पाकिस्तान का वजीर आजम, और लग रहा था किसी गन पॉइंट के ऊपर उन्हें असेंबली में बुलाया गया या लाया गया। बिल्कुल नहीं, वो गन पॉइंट पे बिल्कुल नहीं आए। वो उन्होंने जनरल जिलानी साहब की गोद से अपने सियासी सफर का आगाज किया था और जनरल आसिम मुनीर साहब की सियासी गोद में उन्होंने कल अपने सफर का इख्तिताम किया। वो दोबारा भी आएंगे, दोबारा भी इस सारे अमल को सबोटाज करने में हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसलिए
بالکل یہ ذہن سے نکال دیں. وہ صرف اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں جب اسٹیبلشمنٹ وہ سول ہو, ملٹری ہو, جوڈیشری ہو, میڈیا ہو, جب ان کی دولت پہ کوئی ہاتھ ڈالتا ہے. جو ہی ان کی دولت پہ کوئی ہاتھ ڈالتا ہے وہ بھڑک اٹھتے ہیں اور وہ پھر اپنی چمڑی دمڑی بچانے کے لیے وہ بالکل زہر اگلتے ہیں. اور جیسے ہی ان کی دولت محفوظ ہو جاتی ہے وہ بالکل اصیل ککڑ کی طرح تابع دار بن جاتے ہیں. تو لہٰذا کل وہ برضا و رغبت آئے اور وہ سارے پروسیس میں شامل تھے اور انہوں نے ترمیم کھڑے ہو کے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو بالکل اس طرح سے مت لیں, کیونکہ اسی طریقے سے یہ صرف نواز شریف صاحب ہی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی نے بھی کل بلاول بھٹو نے جاندار قسم کی جو تقریر کی, تو وہ تقریر جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی یہی ہوا, کیونکہ یہ 27ویں غیر آئینی ترمیم نے نا دو خاندانوں اور دو پارٹیوں کا جو بالکل خمیر ہے, اصلی خمیر, وہ سامنے لا کے رکھ دیا ہے. بلاول بھٹو صاحب کی تقریر, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی پہلے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان صاحب جن کو وہ ڈیڈی کہتے تھے, وہاں سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا, جنرل ایوب خان صاحب کی سیاسی گود, اور آخری انہوں نے ان کے نواسے تھرڈ جنریشن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کو بھی انہوں نے بھلا دیا, محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو بھی بھلا دیا, اور اب پیپلز پارٹی آ گئی ہے زرداری صاحب کے پاس. تو اس لیے اب یہ بھٹو پارٹی نہیں ہے, اب باقاعدہ طور پہ بلاول بھٹو کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ اپنا نام بلاول زرداری رکھیں تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ وہاں پہ آ کے پہلے فیلڈ مارشل تھے, نانا نے سفر شروع کیا اور آخری فیلڈ مارشل پہ آ کے انہوں نے بھی ختم کر دیا. تو اس لیے یہ بڑے ہیں. اسی طریقے سے جو عوامی نیشنل پارٹی کو لے لیں, انہوں نے اپنے پردادا دادا اور اپنے ابا کو فارغ کیا اور وہ بھی آ کے بیٹھ کے انہوں نے اپنے ساری عوامی نیشنل پارٹی اور نیشنل عوامی پارٹی کا جو سارا سیاسی سفر ہے اس کو ملیا میٹ کر دیا. اس لیے نواز شریف صاحب ہوں, بلاول بھٹو ہوں اور یا کوئی اور ہو, تو یہ برضا و رغبت آئے ہیں, اقتدار کے لیے آئے ہیں, اور ہر کسی کو کوئی نہ کوئی لالی پاپ دیا ہوا ہے. بلاول بھٹو کو کہا ہے ہم آپ کو وزیر اعظم بنا دیں گے, مریم صاحبہ کو کہا ہم آپ کو وزیر اعظم بنا دیں گے, اور باقیوں کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیں گے. تو یہ سب اقتدار کے لیے اور اپنے ذاتی جو ان کی مال و دولت ہے اس کو بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں, ادروائز کوئی ایشو نہیں ہے ان کو.